नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी बालूमाथ की, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी बैतूल की, जहां आमला की उप तहसील बोरदेही में आदिवासी समाज द्वारा विशाल रैली निकाली गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में आदिवासी समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए और अपनी संस्कृति, परंपरा एवं पहचान के संरक्षण का संदेश दिया। शोभा यात्रा की शुरुआत हाई स्कूल के समीप हुई, जो थाना चौक, मुरपा मोड़ और ब्लॉक कॉलोनी होते हुए जोगियाडीह स्थित जत्रा टांड पहुंची। यहां पहुंचने के बाद शोभा यात्रा सभा में तब्दील हो गई। कार्यक्रम में बीडीओ सोमा उराव, जिला पहाड़ राजा प्रभुदयाल उराव, प्रदीप गंजू, मोहम्मद इमरान, नरेश उराव और शंकर उराव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में रामवृक्ष गंजू, संदीप भगत, रीना देवी, गीता देवी, प्रमोद उराव समेत बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। आदिवासियों ने जहिया जंगल में बाघ से, सियार से, किसी हाथी से नहीं, जानवर से डरा। लेकिन आज की दुनिया में आज का जो समस्या आया हुआ है कि 2 गड़वा यहाँ आया है बाघ, अब पूरा ज़मीन को ले जा रहा है और यहाँ का आदिवासियों को विस्थापन करते जा रहा है और यहाँ सभी आदिवासी बेघर हो रहा है। और हमारा आदिवासियों का ज़मीन से लगाव है और ज़मीन नहीं रहा तो आदिवासी कहाँ जाएगा। तो मेरा आदिवासी में यही कहना है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कि कम से कम अपनी ज़मीन को बचाएं, जंगल को बचाएं और भविष्य को बचाएं और आदिवासियों दूसरे का बोली नहीं बोले, अपने भाषा को बचा के रखें। यही आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस में यही मेरा कहना है। क्या नाम हुआ? प्रदीप गंजू, जिम्मे प्रखंड जनता रहे। पूरा देश का विश्व का आदिवासी दिवस है और इसमें एक होने की आवश्यकता है। जिस तरह भी हमारे लातेहार जिला में या कहीं पर भी आदिवासियों को देखिए कि पूरे आदिवासियों के नाम से जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, छला जा रहा है और विस्थापित किया जा रहा है लोगों को। इसलिए मैं लोगों को संदेश दूंगा कि आप लोग सबको संगठित होइए, अपनी संस्कृति भाषा को बचाइए और एकजुट होकर के ऐसे ऐसे जो कारपोरेट कंपनी आ रही है, आज विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए और अपने जल जंगल जमीन के लिए अपने अधिकार को आप लोग जानिए। क्या नाम हुआ? बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को आमला विकासखंड की उप तहसील बोरदेही में आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। रैली में महिला, पुरुषों, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के जरिए सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया गया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाजार चौक बोरदेही पहुंची, जहां समाज सेवी नागरिकों ने रैली में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान नागरिकों की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रैली में शामिल लोगों को भोजन कराया गया। रैली के स्वागत और भंडारे में शिवम कावड़कर, आशुतोष सोनी, शैलेंद्र साहू, पवन साहू, अलकेश साहू, सतीश जैन सहित अन्य नागरिकों ने भाग लिया। के दिन समस्त लोगों के चलते विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें झंडा प्रयोजन का भी कार्यक्रम था। इसमें सभी व्यापारी बंदियों की तरफ से भंडारे का आयोजन था, इसलिए हम सभी आदिवासी समाज की ओर से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जय सेवा, जय जोहार। सेवा जोहार। मेरा नाम प्रियंका नर्रे है, मैं बोरदेही की निवासी हूँ। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9 अगस्त के दिन हमारे यहाँ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे आसपास के गांव के सभी लोग और हम सभी ग्रामीण वासियों ने एक मिलकर एक रैली का आयोजित किया और जिसके लिए हम लोगों ने पूरी गाँव में पूरी रैली का वो घूम फिर कर हम लोगों ने पूरा रैली को मिलकर यहाँ पर हम लोग आए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद यहाँ पर व्यापारी लोगों ने हमारे लिए भोजन का भंडारा का वितरित किया और इसके लिए हम उन लोगों के लिए हम बहुत आभारी है, आभार व्यक्त करते हैं। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया और हमारे लिए इतना सब किया उन्होंने। धन्यवाद। मोंटी जैन, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बोरदेही से समस्त देशवासियों और नगरवासियों को और आसपास के ग्रामीण मेरे आदिवासी समाज के जो जंगल के शेर, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई सभी क्षेत्रवासियों को। और आज व्यापारी बंधुओं द्वारा बोरदेही में रैली का भव्य शोभा यात्रा का हमने सभी व्यापारी बंधु और नगर वासी
और समस्त ग्रामवासियों ने आज आदिवासी समाज के गौरव दिवस का और हमारे प्रेरणा स्रोत जो अंग्रेजों से लड़कर जंगल राज खत्म कर और देश की आजादी में अपना हिस्सा देने वाले बिरसा मुंडा भगवान की जय और इसी आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। और हमने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए आज ग्राम बोरदई ग्राम पंचायत में सभी भव्य रैली का जोरदार भंडारा कर और फूलों से भर गुच्छ कर स्वागत किया। जय जोहार, जय सेवा। ग्रामीण के द्वारा 9 अगस्त मनाया गया और भंडारे का आयोजन किया गया ग्राम बोरदई में। और हमारे 9 अगस्त के रूप में सभी गांव के लोग यहां पर आके पूजन किया गया और तिरंगा लहराया इसमें। और सभी आदिवासी समाज के परिवार लोग और ग्राम के लोग आकर यहाँ पर मनाया गया यहाँ पे। और हमारे यहाँ पर ग्राम के सभी सरपंच संदीप वायकर और इसमें ग्राम के समिति के द्वारा हमको सहयोग प्रदान किया गया और साहू समाज के द्वारा भी हमको प्रदान किया गया, हम सहयोग प्रदान किया गया और सभी लोग ने हमको सहयोग दिए। यहाँ पर हम सब लोग क्या बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं सभी गणमान्य लोग। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर युवा बहुउद्देशीय संगठन बाबले की ओर से खांडेराव मंदिर के पास भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वीर एकलव्य की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। शिविर में 111 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर सरपंच ज्ञानेश्वर पाटिल, भरत बापू, कैलाश नाना, विलास आबा सहित कई नागरिक मौजूद रहे। पूर्व सरपंच ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हम समाज में रहते हैं और समाज के लिए कुछ करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से प्रेरणा लेकर आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक ज्वेलर्स दुकान मालिक पर 2 नाबालिग भाइयों को बंधक बनाकर मारपीट करने और परिवार पर जमीन का बैनामा कराने का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। नवदिया निवासी प्रीति देवी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके 16 वर्षीय बेटे आकाश नागर और 14 वर्षीय आयुष नागर यूनिक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करते थे। आरोप है कि दुकान मालिक ने चोरी का आरोप लगाकर 5 अगस्त को आयुष को घर से बुलाया और बाद में आकाश को भी अपने कब्जे में लिया। महिला ने दोनों बच्चों के साथ मारपीट और जमीन लिखवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उनकी सुरक्षित बरामदगी और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं क्षेत्राधिकारी नगर अभय वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चोरी की घटना की पुष्टि हुई है। नाबालिगों के साथ मारपीट या अवैध बंधक बनाने की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बोलो, नाम बोलो। नाम राजीव कुमार, नवदिया में रहते हैं। हाँ। और बच्चे आर्यन काम करता था पहले। उसके बाद काम करने के बाद जब 40-30। राजीव कुमार कहाँ रहते हो? नवदिया में। क्या मामला है सर? ये हमारे बच्चे काम करते थे। कौन कौन बच्चे काम करते थे? आर्यन, आकाश पहले करते थे। कहाँ काम करते थे? योगेश गुप्ता के दुकान पे आर्यन काम करता था। कहाँ की दुकान उनकी? सुनार की। फिर क्या हुआ? फिर सुनार की दुकान हमने 30,000 रुपये लिए थे। तो उसके बाद ब्याज पे इनका ब्याज बढ़ता रहा, 40,000 दे भी दिए। फिर भी पैसे इनके 25-30,000 रुपये चढ़ा दिए इन्होंने। फिर ये कहते थे काम करो नहीं तो पैसे दो तुरंत। ठीक है, तो उसके क्या मामला हुआ? बच्चे काम करते थे, इन्होंने किडनैप कर लिया, मारा। किसने? आयुष गुप्ता ने और योगेश गुप्ता ने। जी कौन है? सुनार। कै दिन किडनैप कर रखा? 4 दिन रखा था। अब क्या हुआ? अब वहाँ से कोतवाली ले गए तब कहीं से मिले बच्चे आपके? बच्चे हमने मुकदमा किया था। अच्छा, बच्चे कहाँ से बरामद हुए? अभी यही कोतवाली में। नहीं, बच्चों के घर से मिले आपको? कहाँ मिले बच्चे कहाँ मिले? बच्चे यही मिले अभी। कितने दिन से गायब? क्या मामला है? अरे जी, बच्चे हमारे काम करते थे इनके पास। किनके पास? योगेश गुप्ता के पास। हमने 30,000 काय का काम करते थे? मतलब काम करते थे सुनार की दुकान। अच्छा, ठीक है। और हमने 30,000 रुपए मतलब लिया था इनसे ब्याज पे। तो मैं 40,000 दे चुकी हूँ इसे। तब भी ये ब्याज पे ब्याज मतलब जोड़ता रहता है। मेरे बच्चे कहते थे हम काम नहीं करेंगे पापा मम्मी, कि हमें जी मारता है, हमें वैसे भी मारता था, चोरी लगाता है। अब क्या हुआ फिर? तो ये भाग जाते थे, वो पकड़ लाते थे, जबरदस्ती साहब काम करवाते थे। कहते तुम करोगे, तुम्हारे बाप भी करेंगे काम, नहीं तो मेरा पैसा दे दो और अपनी खेती नाम करा दो, तब मैं बच्चे छोड़ूंगी। मैंने बच्चे तुम्हारे किडनैप कर लिए
और मुझे भी किडनैप रखा सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। आपको हाँ। कब रखा? मुझे रखा था सोमवार वाले दिन। हाँ, किडनैप करा रखा अपने घर पे रखा था। किस जगह पे? अपने घर पे कमरे पे योगेश कुमार गुप्ता ने अपने घर पे रखा था। अच्छा, सुबह 7। बेटा मामला मेरे भाई से मुझे बुलवाया गया। 4 महीने मैं आया फरीदाबाद में काम करता था, वो खाद वाली दवाई फैक्ट्री में काम करता था, 22,000 रुपये महीना। मेरे भाई से मुझे बुलवाया गया। वो मुझसे पहले खिलाते रहे थे, पहले से। कौन लोग थे? योगेश कुमार गुप्ता, आयुष कुमार गुप्ता, ज्वेलर्स वाले। तो मैं मैनपुरी, इन्होंने बुलवाया मुझे मैनपुरी। मैं शाम को 4 बजे निकला है फरीदाबाद से मैनपुरी। इन्होंने बस अड्डा पे मुझे किडनैप कर लिया। इन्होंने मुझे मैनपुरी बस अड्डे से लेके इधर अपने घर तक मारा और फिर अपने घर के अंदर गाड़ी खोला मुझे और फिर अंदर अपने कमरे के अंदर एक मतलब बंदरिया टाइप किया है। कहाँ पे कमरा? इनके घर के अंदर मैं दिखा दूँ। कौन? ये योगेश कुमार गुप्ता, आयुष कुमार गुप्ता। क्या नाम है बेटा आपका? आकाश कुमार। कहाँ रहते हो बेटा? नवदिया। पिताजी का नाम क्या है? राजीव कुमार नागर। यहाँ क्या लिया और क्या मामला है? मैं इनकी शॉप पे काम करता किसकी था। दुकान पे काम करते थे? यूनिक ज्वेलर्स योगेश कुमार गुप्ता की। अच्छा, फिर मुझे इन्होंने लोगों ने किडनैप कर रखा था 5 दिन से। कैसे किया किडनैप आप लोग को? इसके थ्रू मुझे बुलवाया था, मेरे भाई के थ्रू। क्या नाम है इनका? आर्यन। हाँ, आर्यन के थ्रू बुलाया। हाँ। छोटा भाई है मेरा आर्यन। फिर उसके थ्रू मुझे बुलाया मैनपुरी बस अड्डा पे और लालच से बुलवाया कि आओ। मैं ये इसे लापता कर रहे थे वो 2 दिन से, तो मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा ये कहीं मेरे पास आ रहा है काम करने, तो मैंने वो इसने फ़ोन करा। इसने फ़ोन मुझसे कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो हमने पता इसे जगह पता नहीं थी, छोटा था ये, तो मैं इसे लिवाने आ रहा था। इसने बोला तुम हमें लिवाने आ जाओ मैनपुरी से। मैं बस अड्डे मैनपुरी आया, इन लोगों ने वही गाड़ी में मुझे किडनैप कर लिया और फरकाबाद फतेहगढ़ तक मुझे गाड़ी में मारते हुए लेके आए। लात पूछा सब मारा, फिर अंदर करके अंदर मील में मुझे डंडों से मारा। कितने मारा? योगेश कुमार गुप्ता ने और आयुष कुमार गुप्ता ने। कै दिन तुम्हें रखा अपने पास? 4 दिन और मेरे भाई को 6 दिन। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए किया, ये मुझसे जलते थे और मेरे भाई के खातिर इन्हें किया है। क्या मामला? फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मपुरा में चोरों ने घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित उमेश कुमार के अनुसार 5 और 6 अगस्त की मध्य रात्रि करीब 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और सोने चांदी के आभूषण समेत करीब 5 से 10 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित ने चोरी हुए सामान की कीमत करीब 14 से 15 लाख रुपए बताई है। घटना की जानकारी सुबह परिवार के जागने पर हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। क्या नाम है? उमेश कुमार। कहाँ के निवासी? रामपुरा मगरपुर। कहाँ पड़ता है? जी अड़जा मगरपुर के बीच सकरा। चोरी हो गई 5 तारीख की सुबह। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कानपुर देहात के अमराहट थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में 13 वर्षीय नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के विरोध को लेकर हुए विवाद में 65 वर्षीय बुजुर्ग धर्म सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने परिजनों के साथ मारपीट की और इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे नेत्रहीन धर्म सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले सिकंदरा सीएचसी फिर जिला अस्पताल और हालत गंभीर होने पर कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया, जहां 5 दिन तक इलाज चलने के बाद उनकी मौत हो गई। शनिवार को धर्म सिंह का शव गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, मुकदमे में हत्या की धारा 302 जोड़ने तथा लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। परिजनों ने मांग पूरी होने तक अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। हंगामे की सूचना पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। दिनांक 3 अगस्त 2026 को थाना अमराहट के ग्राम जाफरापुर में एक मारपीट की घटना हुई थी। घटना के आधार पर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना में एक घायल व्यक्ति का इलाज कानपुर में चल रहा था। आज दौरान इलाज उन व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई।
नियमानुसार पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई कराई गई एवं सबको गांव लाया गया। परिजनों द्वारा घटना के संबंध में एवं विवेचना के संबंध में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई, जिनको बातचीत के जरिए दूर किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। सावन माह में कावड़ यात्रा को देखते हुए पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने खमरिया पुलिस स्थित कांवड़र्थी सेवा दल द्वारा लगाए गए जलपान एवं भंडारा शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कावड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल और श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने भंडारा स्थल पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे व्यवस्थापकों एवं सेवादारों के प्रयासों की सराहना की। अधिकारियों ने कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाया। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की आदर्श कॉलोनी स्थित सूर्य बैंक्वेट हॉल में वीर खालसा सेवा समिति की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ नगर विधायक आकाश सक्सेना ने किया। इस दौरान एडिशनल एसपी अनुराग सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके स्कूलों के प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया गया। वीर खालसा सेवा समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह ने सैकड़ों मेधावी विद्यार्थियों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। सम्मान पाकर छात्र छात्राओं में खुशी और गर्व का माहौल नजर आया। समिति की ओर से कहा गया कि ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे ताकि मेधावी बच्चों का हौसला बढ़ाया जा सके और वे भविष्य में डॉक्टर, अधिकारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर देश और समाज का नाम रोशन कर सके। आप लोग यहाँ आए, टॉपर्स बच्चों को सम्मानित करना, उनका हौसला बढ़ाना, ये वीर खालसा सेवा समिति लगभग 25 सालों से करती आ रही है। हमें वो दिन भी याद है कि जिस वक्त हमने बच्चों को सम्मानित करने की शुरुआत की थी तो उस वक्त पहले 8 ही लोग थे और आज कई 100 लोगों को हम बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं और बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये हमारी कोशिश आज भी है और समय समय पर भी कोई बच्चा अगर हमें मिलता है, कोई पढ़ाई में आगे निकलता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, जैसे ही हमें पता लगता है तो हम उसको भी सम्मानित करके उनके निवास पर जाते हैं। कितने बच्चों को आज लगभग 130 बच्चों को हमने सम्मानित करा है। पूरे जिले के बच्चे हैं, उनके टीचर्स भी आए हैं, प्रिंसिपल भी आए हैं और गणमान्य लोग भी आए हैं और मुख्य अतिथि शहर विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, एडिशनल एसपी श्री अनुराग जी बच्चों के लिए मौजूद हैं। बच्चों के लिए क्या है? देखिए, बच्चे ही देश का भविष्य हैं जो आगे बढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़कर मैं समझता हूँ कि उस मुकाम पर पहुँचेंगे जिस मुकाम पर पहुँचने में माँ बाप एक सपना देखते हैं। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में दूषित और बदबूदार पेयजल की सप्लाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने नगर निगम प्रशासन, स्थानीय विधायक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधते हुए पेयजल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान रंजन गुप्ता ने आरोप लगाया कि शहर के कई वार्डों में लोगों को लंबे समय से साफ पानी की जगह दूषित पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दूषित पानी की सप्लाई केवल व्यवस्था की कमी नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से पेयजल व्यवस्था की तत्काल जांच कराने, प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। रंजन गुप्ता ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आम जन अधिकार पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। देखिए, नगर निगम में दूषित पानी की सप्लाई कोई आज की समस्या नहीं है। ये हमारे स्थानीय विधायक माननीय डिप्टी सीएम पिछले 25 वर्षों से इस रीवा के अंदर स्थापित नेता में गिने जाते हैं। लगभग 25 वर्षों का इनका कार्यकाल सिर्फ भ्रष्ट ठेकेदारों को आगे बढ़ाना और 28 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की इस नगर निगम में सरकार रही है। पिछले 4 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार आई नगर निगम के अंदर, लेकिन जो भाजपा और कांग्रेस का गठजोड़ है, हमारे डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो भ्रष्ट ठेकेदारों को आगे बढ़ाया, उसका नतीजा ये निकला कि कहीं पे भी मानक स्तर पे काम नहीं हुए, गुणवत्तापूर्वक काम नहीं हुआ। आप कहीं पे भी उठा करके देख लीजिए, जो भी नाली बनाई गई या पानी की सप्लाई की पेयजल की पाइपलाइन डाली गई,
वो ना तो उसका ढलान सही है, कहीं नाली के ऊपर डाल दिए, कहीं नाली के नीचे डाल दिए, कहीं नाली के बगल में डाल दिए। अगर कहीं से भी पाइपलाइन में लीकेज होता है तो पूरा गंदा पानी शहर के अंदर सप्लाई जाता है, और ये अब मुमकिन नहीं है क्योंकि जो सम्मानीय अधिकारी बैठे हैं वो सत्ता के ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और जब वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस उन पर कार्रवाई करवाना नहीं चाहती है। महापौर जी ने आज तक इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, और उसका नतीजा है कि लगातार शहर के अंदर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और भाजपा कांग्रेस मिल करके इसके लिए पूर्णतः दोषी है। और जनता को भी अब इस बार समझना होगा कि हम इनसे छुटकारा पाएँ, और नहीं तो ये भ्रष्टाचार, इस तरह गंदा पानी की सप्लाई लगातार जारी रहेगा। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप कि इस जो पानी का है जल स्तर का, इसका लैब में टेस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, इस मुद्दे को लेकर के ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। इंदौर की घटना होने से पूर्व भी हम लोग ने लगातार रीवा नगर निगम में ज्ञापन दिया, घेराव किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। लैब टेस्टिंग से लेकर के पीएचयू विभाग से लेकर के हर एक ने वाटर का पानी का ले जाकर के सैंपल लिया, नल से सीधे पानी निकलने का सैंपल लिया, और वो दूषित पानी भी पाया गया। लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो ठेकेदार थे जिनके द्वारा ये पाइपलाइन डाली गई, सीवर लाइन उसी के बगल में डाली गई, पेयजल की पाइपलाइन तोड़ दी गई, दोबारा उसकी मरम्मत नहीं हुई। कई मोहल्लों में आज भी पुरानी पाइपलाइन यथावत पड़ी हुई, उन्हीं से पानी की सप्लाई चालू है, और वो नालियों के ऊपर से गई हैं, नाली के अंदर से गई हैं, तो पेयजल सप्लाई कहाँ से दुरुस्त हो सकती है? देखिए, इस रीवा के लिए हमारे माननीय डिप्टी सीएम जी भ्रष्ट ठेकेदारों के मसीहा बन करके बैठे हुए हैं, और इस रीवा की ज़िले की समस्या के लिए वो खुद एक समस्या बन चुके हैं। अब रीवा की जनता को माननीय डिप्टी सीएम जो समस्या बन चुके हैं उनसे छुटकारा पाना होगा, नहीं तो भविष्य में उनके लिए शहर के अंदर न स्वच्छता रहेगी, न एक अच्छा काम हो पाएगा। अब वार्ड क्रमांक 14 की अभी सड़क उठा करके देख लीजिए, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की सड़क, साले का घर वहाँ पे है, उनके लिए स्पेशल मुख्यमंत्री अनुदान से रोड के लिए पैसा आया। ना किसी मानक स्तर का पालन किया गया, ना रोड और नाली के बराबर यथावत रखा गया। एक तरफ नाली बना दी गई, एक तरफ नाली नहीं बनाई गई। उसका नतीजा ये है कि जो शासकीय समान स्कूल है, सड़क का सारा पानी, नाली का सारा पानी आ करके उस समान स्कूल के ग्राउंड के अंदर भरता है, और बच्चों को पढ़ने में, आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज़ उठाए, कोई कार्रवाई करे। आप देख लीजिए जा करके, पूरे रोड की स्थिति बदतर बनी हुई है, लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सब के दोषी किसको मानते हैं, नगर निगम या फिर विधायक? देखिए, इन सब के दोषी इस रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के सर्वहारा चेहरा है माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी। और जब 25 वर्षों से वो लगातार विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्ट ठेकेदारों को संरक्षण दे करके बैठा करके रखे हुए हैं, उन्हीं ठेकेदारों से लगातार वो काम करवा रहे हैं। 28 वर्ष तक लगभग भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में एक छत्र राज्य रहा है। तो इन सब के दोषी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ कार्यवाही करते हुए शहर के डीमार्ट स्टोर से गोवर्धन ब्रांड के 198 पैकेट घी जब्त किए हैं। जांच रिपोर्ट में घी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके बाद करीब 150 लीटर घी की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई। जब्त घी की अनुमानित कीमत करीब 1,29,000 रुपए बताई गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने भोपाल स्थित आयुक्त खाद्य सुरक्षा कार्यालय से मिली जाँच रिपोर्ट के आधार पर ये कार्यवाही की। बताया गया है कि संबंधित घी की सप्लाई महाराष्ट्र के पुणे स्थित पराग मिल्क फूड लिमिटेड से डीमार्ट रीवा को की गई थी। और अब सवाल ये उठ रहा है कि गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाला उत्पाद सप्लाई चेन से होते हुए स्टोर की शेल्फ तक कैसे पहुंचा। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने घी को कब्जे में लेकर नियम अनुसार आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस कार्यवाही के बाद बड़े रिटेल स्टोर में बिकने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।